Yes, good afternoon friends. On behalf of Vijay Study Circle, I Rajiv Ranjan stand before you to conduct your classes for Applied English. और दोस्तों आज जो है हम लोग नाउन सिंटैक्स के अधीन आगे बात करेंगे. लेट्स हैव अ लुक इनटू इट. हाँ, दोस्तों आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे. एक सेंटेंस देखिए, हमने फिर कहा कि सिंटेक्स आपको तीन तरह से एप्लीकेटिव इंग्लिश में पूछ सकता है. पहला सेंटेंस करेक्शन, दूसरा स्पॉटिंग द एरर और तीसरा फिलिंग इन द गैप या फिलिंग इन द ब्लैंक्स. ठीक है, हैव अ लुक इनटू दिस. The committee members were divided in their verdict over the case. अब जरा ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, were divided. सेकेंड पार्ट हो गया in their verdict. थर्ड पार्ट हो गया over the case. फोर्थ पार्ट हो गया. इसके बाद एक और कंपोनेंट नो एरर कहा जाता है. फिफ्थ पार्ट हो गया. अब आप बताइए कि दोस्तों ये कौन सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस गलत है या आपका आंसर नो एरर है. चलिए एक और सेंटेंस देखिए. The committee is divided in its verdict over the case. ये सेकंड केस हो गया. थर्ड देखिए, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड. द कमिटी आर डिवाइडेड in their verdict over the case.
अब ये तीनों सेंटेंस आप देखिए, इसमें कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए दोस्तों, पहला मान लीजिए क्वेश्चन आपके अप्लाइड इंग्लिश में आया है, क्या आपका रेस्पॉन्स इस क्वेश्चन के बारे में है? तो देखिए, पहले का आंसर नो एरर होगा, दूसरे का आंसर ये सही है, क्वेश्चन पूरा सेंटेंस सही है, इसमें भी नो एरर होगा, और तीसरा सेंटेंस आपका गलत है। कि ये भी सही है, तीसरा ये भी सही है। अब देखो दोस्तों, रूल ये है कि कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। किंतु वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स पुट इट दिस वे। हाउ मेनी आर वॉचिंग? देयर आर सर्टेन वर्ड्स, नाउन्स। अब देखिए पहले में क्या है, द कमिटी मेंबर्स, इसमें मेन सब्जेक्ट आपका मेंबर्स है, और कमिटी क्या रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। और क्या एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल होता है? जाहिरी तौर पे नहीं होता है ना? तो दोस्तों, असली सब्जेक्ट मेंबर्स है इसमें, और मेंबर्स चूंकि प्लूरल है इसीलिए ये भी सही है, प्लूरल। दूसरे सेंटेंस में देखिए, कमिटी इज डिवाइडेड इट्स वर्डिक्ट ओवर द केस। कमिटी को सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है, ये भी सही है। और तीसरे सेंटेंस में कमिटी को प्लूरल के रूप में यूज किया गया है, ये भी सही है। तो रूल ये है certain nouns are always written in the singular form. But they can be used both as singular as well as प्लूरल। तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में ये यूज हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
कमिटी, कैटल मवेशी, डियर, फाउल, जेंट्री, इंफॉर्मेशन, ज्यूरी, मशीनरी, peasantry, police, poetry, swine, sheep, salmon, वेकेशन, ज़ेब्रा, इत्यादि इत्यादि। कुछ और वर्ड्स हैं, लेकिन जब आपसे आएगा तो इसी लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब जब आप इसका दृष्टालोकन करते हैं तो आप देखिए, पहले तो यह है कि वर्ड पावर भी बिल्डअप करते जाइए, क्योंकि मैंने सीधे कहा ना कि वोकैबुलरी लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है। कमिटी का मतलब आप जानते ही हैं, समिति। कैटल का मतलब आप जानते ही हैं, मवेशी। डियर हिरण, फाउल पक्षी। ठीक है, जेंट्री ये अभिजात वर्ग को कहा जाता है, जो कुलीन वर्ग होता है समाज में, उसको कहा जाता है। इंफॉर्मेशन सूचना आप जानते ही हैं। ज्यूरी आप जानते ही हैं, जजों का एक समूह जो कि बहुमत सम्मति से कोई निर्णय लेता है। मशीनरी आप जानते हैं। पीजेंट्री मतलब कृषक वर्ग, किसान। पुलिस जो कानून व्यवस्था देखती है। पोइट्री दोस्तों, पोइट्री जो है ये कविता को कहा जाता है। स्वाइन का मतलब सुअर, शीप भेड़, सैल्मन मछली, वेकेशन छुट्टी, ज़ेब्रा आप जानते हैं एक पशु होता है। तो दोस्तों ये ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन प्रयुक्त हो सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्वरूप में। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, जिस तरह सेंटेंस करेक्शन आए, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, केयरफुल हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये सेंटेंस देखिए। Orsini died and from his gallows emanated a new impulse for
इटालियन फ्रीडम, तो ओर्सिनी डाइड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड फ्रॉम हिज गैलो सेकेंड पार्ट हो गया, एमानेटेड अ न्यू इम्पल्स थर्ड पार्ट हो गया, फॉर इटालियन फ्रीडम फोर्थ पार्ट हो गया, और एक नो एरर भी रहेगा, ये दिमाग में रखिएगा, एक नो एरर भी रहेगा। अब आपको करना क्या है कि इसमें एरर स्पॉटिंग करना है आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों स्पॉट आउट कीजिए। एरर देखिए दोस्तों, यहां पर है, ये आपका गैलोज होना चाहिए था, गैलोज। और नियम ये है कि कई ऐसे नाउन्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में, जो कि लिखे हमेशा प्लूरल फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, किंतु वो सिंगुलर या प्लूरल फिर दोनों तरह से प्रयुक्त हो सकते हैं। पहले वाले नियम के ठीक उल्टा, पहले वाले नियम में क्या था कि लिखे जाते थे वो सिंगुलर फॉर्म में, किंतु प्रयुक्त सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में हो सकते थे। इसमें क्या है कि ये लिखे जाते हैं हमेशा, ये इनका जो है स्ट्रक्चर है वो प्लूरल होगा, किंतु सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में वो प्रयुक्त हो सकते हैं। अब आइए देखिए उदाहरण, एनल्स, ashes, almonds, arms, arrears, binoculars, belongings, braces, congratulations, dregs, felicitations, gallows, jeans, news, optics, opticals, regards, shorts, spectacles, thanks, tidings, trousers, vegetables, etc. तो ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये नाउन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन यूज ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एनल्स, एनल्स का मतलब होता है अफसाने,
in the annals of history there is none so great as Ashoka. तो annals मतलब वाकयात या अफसाने होता है। Ashes, ashes मतलब राख को कहा जाता है, और क्रिकेट में इसका एक विशेष संदर्भ है। जब पहला ही टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हार गई, तो उन स्टंप्स को जला के उसका राख बनाया गया, और वो राख उस ट्रॉफी में रखी गई जो आज भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट में एशेस के रूप में दिया जाता है। एलमंड्स बादाम आप जानते ही हैं। एल्म्स मतलब भिक्षा, एरियर्स मतलब जो बाकी होता है हिसाब का, एरियर्स उसको कहा जाता है। बाइनोकुलर्स दूरबीन, बिलोंगिंग्स ये इसका मतलब होता है जो आपका रुपया पैसा है, बिलोंगिंग्स है उसको। ब्रेसेस, ब्रेसेस का मतलब होता है जो दांत लोग लगाते हैं, दांत में ब्रेसेस नहीं लगाते हैं, उसको ब्रेसेस कहा जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक। ड्रग्स जो बचा हुआ होता है उसको ड्रग्स कहा जाता है। फेलिसिटेशंस, मुबारकबाद देना, इसका ही मतलब। गैलोस जिसपे फांसी पर लटकाया जाए, जो स्कैफोल्ड होता है जिसपे फांसी पे लटकाया जाता है उसको गैलोस बोलते हैं। जीन्स आप जानते हैं, न्यूज जानते ही हैं, ऑप्टिकस जानते ही हैं, चश्मा। रिगार्ड्स मतलब सम्मान देना। शॉर्ट्स का मतलब हाफ पैंट्स होता है। थैंक्स। टाइडिंग मतलब समाचार, ठीक है। ट्राउजर्स, पैंट्स। एक और वर्ड बड़ा अच्छा छूट गया है, इनिंग्स। इनिंग्स भी प्लूरल में लिखा जाता है। इसके अलावा सब्जेक्ट के नेम्स हुए, नाम हुए, जैसे फिजिक्स हुआ, एथिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। लेकिन सिंगुलर या प्लूरल दोनों प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में ये यूज हो सकते हैं। इनिंग्स। और द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स like ethics, economics, politics, etc. ठीक है। तो विषयों के नेम, हाँ। नाउ फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग देखते हैं कि अगला कैसे इसमें परिणाम मतलब फंस सकता है ग्रामेटिकल यूज में नाउन सिंटेक्स। आइए देखते हैं। She puts on a lot of air क्या हो गया भाई? Just excuse me, there's something wrong with the board. ये चाचा है।
There's something wrong. No, it's okay. Sorry for the interruption. Chacha? She puts on a lot of air at parties and public functions so as to impress the guests. No error. She puts on a lot of air at parties and public functions, third, so as to impress the guests. अब दोस्तों, ये आप बताइए कौन सा करेक्ट है? Right? So you have to tell which part is wrong. अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए गलती इसमें ये है, ये एयर्स होना चाहिए और रूल ये है कि नाउन्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल स्वरूप में अर्थ बदल जाता है, ठीक है? Certain nouns change their meaning when they are used in the singular
और प्लूरल फॉर्म। देखिए कैसे। पहला एग्जाम्पल, द एयर ऑफ द सिटी is polluted। ठीक, एयर देखिए जरा, ये सिंगुलर फॉर्म में है। और दूसरा हमने यही दिया, शी पुट्स ऑन अ लॉट ऑफ एयर्स। अब ये देखिए प्लूरल फॉर्म, तो यहां पर क्या होगा, एयर सिंगुलर है, इसका मतलब आबो हवा। यहां पर एयर का मतलब क्या होगा, दिखावा, शो ऑफ। तो देखिए सिंगुलर और प्लूरल के रूप में यूज करते समय मायने बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए। सेकेंड एग्जांपल, he is a good boy। वह एक अच्छा लड़का है। फिर देखिए, he sent the goods by a train। अब यहां पर गुड देखिए, अच्छा का मतलब होता है। यहां पर गुड्स का मतलब सामान होता है, सामान, वस्तुएं। ठीक है, तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट यूज है। और इसका ये है कि सिंगुलर में मीनिंग दूसरा होता है, प्लूरल में मीनिंग दूसरा होता है। अब आइए एक और एप्लीकेशन देखा जाए नाउन सिंटेक्स का। Of the book are replete। replete मतलब भरा हुआ। with mistakes, no error। First, at the end of the book, second are replete, third with mistakes, fourth। तो दोस्तों इसमें क्या गलत होगा? How to count syllable in a word। ये सब सनी अपना समय मत खराब कीजिए, है ना। अप्लाइड इंग्लिश में ये सब थोड़े पूछेगा आपसे। Those are gone now। You come straight to the applied dimensions of the language, right? Now, इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें गड़बड़ी ये है कि ये
ये होना चाहिए इंडिसेस, ठीक है। दिस इज द एरर। अब रूल क्या है, सर्टेन नाउन्स have an abnormal singular plural forms। कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैडम देखिए, मैडम का प्लूरल मिस डांस होता है, अब नॉर्मल है कि नहीं? मिस डांस। क्राइटेरियन मानक, इसका प्लूरल क्राइटेरिया होता है। इंडेक्स, इसका प्लूरल इंडिसेस। ऐसे ही अपेंडिक्स, अपेंडिसेस इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों सिंगुलर प्लूरल में इसके आगे अब नहीं पूछेगा। जो भी अप्लाइड एस्पेक्ट है, यही 7-8 रूल्स हमने बताए हैं आपको, इसी में पूछेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नाउन केसेस पे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अक्सर इनकी आदत होती है कि ये कोई सेंटेंस दे देंगे और लिख देंगे ट्रांसफॉर्म इट इन द नॉमिनेटिव केस, या ट्रांसफॉर्म इट इन द एक्विजिटिव केस, या ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन द ऑब्जेक्टिव केस, और ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन अ पोजेसिव केस, और ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन अ डेटिव केस या वोकेटिव केस। तो पहले अगर आप जानेंगे नहीं कि ये तमाम केसेस क्या हैं, तो आप कैसे उन पर जो है ये आंसर करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं नाउन केसेस। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में यह होता है व्हेन द नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। Noun is used as a subject. Subject. For example, Ram ate his dinner. तो इसमें राम जो है ये नॉमिनेटिव केस में है ना, नॉमिनेटिव केस। अगर आपका आ गया
कि ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस और ट्रांसफॉर्म द नाउन फ्रॉम द नॉमिनेटिव केस टू द ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अब इसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। ऑब्जेक्टिव या एक्विजिटिव केस when the noun is used as an object, फॉर एग्जाम्पल अब इसी सेंटेंस में देखिए, his dinner was served to Ram, या द डिनर, हिज डिनर was eaten by Ram। तो यहां पर डिनर जो है ये नॉमिनेटिव केस में हो गया और राम ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव या एक्विजिटिव केस में हो गया, क्योंकि इट इज बीइंग यूज्ड टू कंप्लीट सप्लीमेंट द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट ये यूज हुआ। ठीक है, तो ये क्लियर रहेंगे। अब इसी सेंटेंस में देखिए पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है भाई? When the noun shows possession, ठीक है, जब नाउन जो है ये पोजेशन शो करता है, अधिकार, shows possession, अब जो सेंटेंस हमने दिया था आपको, जरा उसको थोड़ा सा रिफ्रेश किया जाए। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल राम्स डिनर was eaten by him। अब यहां पर देखिए, ये एपोस्ट्रोफी है, ये बता रहा है कि ये डिनर किसका था? राम का था, राम ने उसको खा लिया। तो ये अधिकारवाचक है, ये दिखाता है कि डिनर पे किसका अधिकार है। तो इसको पॉजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, थर्ड ये हो गया पॉजेसिव केस। चौथा डेटिव केस। डेटिव केस ये होता है जबकि किसी चीज पर जोर दिया जाता है या किसी चीज को हाईलाइट किया जाता है ना। When the noun is
emphasized upon or highlighted. ठीक है? ठीक है, अब इसका उदाहरण दीजिए, देखिए आप। राम gave some money to दीपक। ये एक सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा बदल के लिखें, राम गेव दीपक सम मनी, तो पहले सेंटेंस में दोस्तों देखिए, दोनों सेंटेंस में मायने तो एक ही है कि राम ने दीपक को कुछ पैसा दिया, है ना? राम ने दीपक को कुछ पैसा दिया, एक ही मीनिंग है। लेकिन पहले सेंटेंस में साधारण तरीके से कहा गया है। सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे तो दीपक पर जोर है, ज्यादा हाईलाइट किया है। किसको पैसा दिया? तो दीपक को पैसा दिया। तो इसको डेटिव केस कहते हैं, जिसमें कि कोई नाउन पर ज्यादा जोर होता है, ज्यादा महत्व दिया जाता है। डेटिंग में क्या है, आप महत्व ही ना देते हैं भाई। तो ये एक क्लासिकल केस है डेटिव केस का। डेटिव केस दोस्तों, ये केसेस को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस अप्लाइड इंग्लिश में पूछा गया है कि कैसे एक केस से दूसरे केस में सेंटेंस को बदलना है ना? ये 5 केसेस याद रखिएगा। और अब लास्ट केस में आपको बता रहा हूं, दैट इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में यह होता है कि when there is an intense feeling, है ना, जब भावनाएं बड़ी गहरी और सघन होती हैं, तब इसको वोकेटिव केस कहा जाता है। when there is an intensity of feeling, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जूलियस सीजर जब मरता है, उसके संदर्भ में मार्क एंटनी अपने स्पीच में कहता है कि व्हाट अ फॉल इट वाज माय कंट्रीमैन। तो इसमें क्या है कि what a fall it was my countrymen when I and you and everybody else fell।
तो इसका मतलब सीधे होता है कि एक भावना का घनत्व है, किसी को डांटा जाए, किसी को प्रेज किया जाए जिसमें भावनात्मक हो, अत्यधिक भावनाएं हों, तो उसको वोकेटिव केस कहा जाता है। ओ राम, व्हाट अ गुड बॉय यू आर। हाँ, अब ये देखिए, फिर राम को मैंने नाउन सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ा हूं, और ये है यू आर। ठीक है, ये देखिए वोकेटिव केस है। तो दोस्तों, केसेस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब एक क्लास का काम और है नाउन सिंटेक्स में पोजेसिव्स का कैसे, ये क्लास भी नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा। देन विल कम टू वर्ब सिंटेक्स। हमने पहले ही कहा कि मैं 60-65 आपको बस रूल्स बताऊंगा, और पूरा का पूरा अप्लाइड ग्रामर इसी में आ जाता है। आपको अननेसेसरी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम बन जाएगा, और आपको मतलब अपने काम को बनाने से है। विद दिस आई राजीव रंजन, थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, थैंक यू। अच्छा, कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए? कहीं तो नहीं, फिर बीच में बोर्डवा डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, तो फिर ठीक हो गया ना? अपने आप ठीक। वो थोड़ा सा होता है, कोई दिक्कत नहीं।